तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग बायसिंग तक पहुंचे थे, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन तक पहुंचे थे। बेसिकली हम लोगों ने बात किया था अबाउट डिफ्यूजन करंट एंड बैरियर पोटेंशियल। डिफ्यूजन करंट किस पे डिपेंड करता है? बैरियर पोटेंशियल पे। बैरियर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन करंट घटेगा, बैरियर पोटेंशियल घटाओगे तो डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा। और ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड करता है? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन पे। ड्रिफ्ट करंट आपका रिवर्स करंट में डोमिनेट करेगा और फॉरवर्ड करंट में डिफ्यूजन करंट डोमिनेट करेगा। डिफ्यूजन करंट ज्यादा वेरी करता है ऑन अप्लाइंग बैटरी, और ड्रिफ्ट करंट का वेरिएशन कम होता है क्योंकि विड्थ का वेरिएशन कम होता है। इसलिए जब डिफ्यूजन करंट डोमिनेट किया था तो हमने देखा था फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा था, ये मिली एम्पियर में था, और इधर आपका जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है। इतना ही नहीं, यहाँ पे अपन ने जब मार्किंग की थी तो इस तरीके के ग्राफ में 10, 20, 30 बना हुआ था, और इधर 0.5, 0.51 इस तरीके का बना हुआ था। मतलब कि 1000 टाइम्स से ज्यादा का फर्क है, 20,000 टाइम्स के आसपास का करंट की स्केलिंग का फर्क है इधर और इधर में, 20,000 के। तो फिर जाके ये वाला ग्राफ ज्यादा ऊपर, ये वाला ग्राफ नीचे, है ना। तो रिवर्स करंट काफी कम होता है इन कंपेरिजन टू डिफ्यूजन करंट। ओके, अब इस वजह से एक डायरेक्शन में करंट ज्यादा है, एक डायरेक्शन में करंट कम है, इस वजह से हम ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? डायोड कहते हैं। एक तरफ ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक तरफ से कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? डायोड। डायोड का सिंबल कैसा होता है? देखो, रेजिस्टेंस का सिंबल तो आपने ऐसे बनाया, जैसा लेफ्ट से वैसा ही राइट से, पर डायोड का सिंबल कैसा होता है? डायोड का सिंबल होता है ऐसा। जो पहले आप पढ़ते हैं सिर्फ ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं, लेकिन ट्रायंगल के आगे एक और डंडा लगा होता है, ठीक है। ये आपका पी साइड है और ये आपका एन साइड। ये जो डंडा है ये एन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ट्रायंगल पी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें बैटरी ऐसे कनेक्ट करते हो तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पी साइड से कनेक्टेड होता है, और अगर बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दोगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा। इसमें करंट ज्यादा होगा, इसमें करंट कम होगा। अगर आइडियल डायोड है तो इस केस में करंट इनफाइनाइट हो जाएगा और इस केस में करंट जीरो हो जाएगा। इस केस में करंट इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आइडियल डायोड के लिए, इसलिए हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देना चाहिए, नहीं तो डायोड खराब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो एक आइडियल डायोड के बारे में अगर हम बात करें, एक आइडियल डायोड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आइडियल डायोड क्या होता है? जीरो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and infinite resistance in reverse direction, ठीक है। कहने का मतलब, लेट से मेरे पास ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये आपका सर्किट है, ये आपका K1 है, ये K2 है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है। हमें निकालना है फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी when first case K1 is open, K2 is closed,
सेकंड केस K2 is open, K1 is closed. Third case K1 and K2 both closed. बताइए फटाफट। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? K1 ओपन है, K2 क्लोज्ड है। कितना करंट जाएगा बैटरी में से? जल्दी बताइए। जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि देखो ये तो ओपन, इसमें से कोई करंट जाएगा नहीं, और यहां पर ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इसका जो एन साइड है वो हायर पोटेंशियल पे, पी साइड लोअर पोटेंशियल पे, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए बैटरी से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड पार्ट का आंसर दीजिए फटाफट। K2 ओपन है, K1 को क्लोज कर दिया। टू एम्पियर जाएगा, क्योंकि इस डायोड के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तीसरा, दोनों को क्लोज कर दिया, अब कितना जाएगा? 2 एम्पियर ही जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक इस तरीके के बहुत सारे सर्किट्स हो सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी क्वेश्चंस आपके बुकलेट से या एच सी वर्मा से। अब एक चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिलिकॉन डायोड। अगर आइडियल सिलिकॉन डायोड है तो उसका क्या मतलब होता है? इससे हम क्या मतलब निकालते हैं? मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका सिलिकॉन डायोड है, यहाँ पे आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर आपकी बैटरी है, लेट्स से 10.7 वोल्ट की। ठीक है, पूछा है फाइंड करंट इन द सर्किट। क्या करोगे इसमें? तो देखो, इसका जवाब आप अभी नहीं दे सकते क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। तो सिलिकॉन डायोड का जो हमने लास्ट क्लास में जब डायग्राम बनाया था फॉरवर्ड बायस का, ये है तो फॉरवर्ड बायस में, आपको लगेगा सर 10.7 अपॉन 10 हो, लेकिन वो आइडियल डायोड में होता है। ये सिलिकॉन डायोड है। सिलिकॉन डायोड में जो हमने करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बनाया था, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आया था। शिट, अरे यार, गलत जगह क्लिक हो गया। इसको फटाफट कॉपी करो। मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था? मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि ये डायोड है, सिलिकॉन डायोड है, यहाँ रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहाँ बैटरी लगी हुई है 10.7 वोल्ट की। आपको बताना है इसमें से करंट कितना चाहे। मैं आपको बता रहा था कि सिलिकॉन डायोड के लिए हम लोग
IV कैरेक्टरिस्टिक बना चुके थे। क्या नाम है, इसका ग्राफ कुछ हद तक ऐसा आया था, राइट? एग्जैक्टली ऐसा नहीं था बट कुछ ऐसा आया था, है ना? मैंने इस पॉइंट को नी पॉइंट कहा था। एक्चुअली जिस पॉइंट के बाद सडनली काफी तेजी से करंट बढ़ना शुरू करता है उसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज। ठीक है, ये कट इन वोल्टेज सिलिकॉन डायोड के लिए ये 0.7 वोल्ट होता है और आपका जर्मेनियम डायोड के लिए ये 0.2 वोल्ट होता है। ठीक है, तो 0.7 वोल्ट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के इसके थ्रू आ जाएगा विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करंट। ओके, तो हम ऐसे में अगर सिलिकॉन डायोड का क्वेश्चन दे दिया जाए हमें तो हम क्या मानते हैं कि इस 0.7 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 10.7 में से 0.7 इसके अक्रॉस बच गया तो इसके अक्रॉस कितना आया बताइए? तो 10 वोल्ट आया कि नहीं आया? इसलिए करंट कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये आपका जेई मेन में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 3 या 4 साल पहले आया हुआ है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये कटिंग वोल्टेज जो है ना, सिलिकॉन डायोड का 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम का 0.2 वोल्ट होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर वो डायोड 0.7 वोल्ट का किया क्या? हम्म, सर 0.7 वोल्ट कुछ यूज हुआ या ऐसे ही? हुआ तो 10.7 में से 0.7 यहां आया, इसके क्रॉस आएगा, उसके बाद आप इसको आइडियल डायोड की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, ओके सर। अगर जर्मेनियम होता तो यहाँ पे 0.2 वोल्ट लगाए थे, बाकी के 10.5 वोल्ट यहाँ आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पर हम लोग मोस्टली आइडियल डायोड से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। एक आधा सिलिकॉन डायोड अगर मेंशन हो तो ये 0.7 वोल्ट का ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है भाई? तो रेक्टिफायर का मतलब होता है डिवाइस। रेक्टिफायर क्या होता है? दिस इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स AC इंटू DC। ऑल्टरनेटिंग करंट को जो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, मान लेते हैं ये आपके पास एक AC सोर्स है। देखो AC सोर्स बैटरी की तरह नहीं बनाते क्योंकि उसका पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है ना, उसको ऐसे बनाते हैं। ये आपके पास एक AC सोर्स है, आपको इसे एक लोड से कनेक्ट करना है जिसमें आप एक ही डायरेक्शन में चाहते हो कि करंट आए, दोनों डायरेक्शन में करंट ना आए। ये मान लेते हैं आपका लोड रेजिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? लोड। RL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि लोड है। अगर मैं इसको सीधे कनेक्ट कर दूं तब तो इस लोड रेजिस्टेंस में दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, एक बार ऐसे जाएगा एक बार ऐसे आएगा। पर मैं चाहता हूं नहीं, एक ही डायरेक्शन में करंट जाए। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए अच्छा, इसे ये AC इनपुट लगाते कैसे हम लोग?
ट्रांसफार्मर वगैरह का यूज करके, ठीक है। चलो, तो हम लोग इससे क्या करिए, हम चाहते हैं एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, एक डायरेक्शन में ना करे। इसके लिए हमने सिंपली एक डायोड कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, देखो, एक टाइम ऐसा होगा जब इधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इधर का पोटेंशियल कम होगा। प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम। यहां का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा, ये डायोड उसको फ्लो करने देगा आधे साइकिल में। अगले आधे साइकिल में क्या होगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो करंट उल्टा जाना चाहेगा, ये डायोड उसको फ्लो ही नहीं करने देगा करंट को, राइट। आया ना, समझ में आई हाँ बात। सर। तो बेसिकली आधे साइकिल में तो करंट फ्लो करेगा, आधे साइकिल में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। आपका करंट, आपका जो करंट है वो बिना डायोड के कैसा होने वाला था, बिना डायोड के आपका करंट एकदम एसी टाइप का होता है, ऐसे ऐसा होता। है ना। पर क्योंकि आपने डायोड लगा दिया, तो डायोड लगाने के बाद करंट कैसा हो जाएगा, करंट जब पॉजिटिव तब तो हुआ, नेगेटिव में जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव के टाइम पे आया, नेगेटिव में जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव के टाइम पे आया, नेगेटिव में जीरो हो गया। कुछ इस तरीके का करंट हो जाएगा, राइट। है ना। क्योंकि इसमें पूरी वेव डीसी में कन्वर्ट नहीं हुई, सिर्फ आधी वेव ही आ रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ये पूरा वेव नहीं आ पा रहा है क्योंकि, ठीक है। समझ में आई बात, फटाफट कॉपी करेंगे इसको। हो गया कॉपी। हमने रेक्टिफायर तो पढ़ा, बट अभी सिर्फ आधा रेक्टिफायर पढ़ा है। ओके बेटा। हाँ सर। चलो, तो अगला है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है भाई, तो यार इसके लिए हमें क्या चाहिए, पूरा वेव चाहिए, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो इनपुट कैसे देंगे हमारे सर्किट में, वहां से शुरुआत होगी इसकी। हम लोग यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ठीक है, तो इधर आपका क्योंकि एसी कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर के थ्रू यहां से यहां पहुंच जाएगा। स्टेप अप कर सकते हो, स्टेप डाउन कर सकते हो, जैसे आपको जरूरत है वैसे कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने बोला चलो भैया करंट इधर से तुम जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, और ये करंट आपने लोड को यहां लगाया और इसको लाके यहां पर मिड पॉइंट पे ऐसे कांटेक्ट में लग गया।
ठीक है। दूसरी तरफ के लिए भी आपने क्या किया, एक डायोड ऐसे लगा दिया और इसको यहां से ऐसे जोड़ दिया। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये हुआ बेटा कि मान लेते हैं सेंटर का पोटेंशियल 0 है, तो आधे साइकिल में इधर का प्लस रहेगा, इधर का माइनस रहेगा। जब इधर का प्लस है तो करंट ऐसे जाएगा, इधर का माइनस है तो करंट उल्टा आ नहीं पाएगा क्योंकि डायोड लगा हुआ है, उल्टा हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस में। फिर अगले हाफ साइकिल में इधर का माइनस हो जाएगा, इधर का प्लस हो जाएगा, तो अब करंट इधर से जाएगा, है ना। समझ में आई बात। काम करता हूं, दूसरे हाफ के लिए कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि क्लियर रहे। ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। और दोनों ही केस में लोड में करंट एक ही डायरेक्शन जा रहा है, राइट। हाँ या ना। इसको हाँ हम सर। कहते हैं सेंटर टैप। अब इससे क्या फायदा हुआ, आपका जो करंट आएगा वो दोनों हाफ साइकिल में आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। समझ में आई बात। कोई दिक्कत। ग्राफ समझ में नहीं आया। देखो, फर्स्ट हाफ में इधर से करंट आया, सेकंड हाफ में इधर से करंट आ गया, थर्ड हाफ में फिर से इधर से करंट आया, फिर इधर से करंट आ गया। जो पिछले वाला केस था ना, सिर्फ एक डायरेक्शन का करंट आ पा रहा था, दूसरे डायरेक्शन का नहीं आ पा रहा था, राइट। हाँ या ना। हाँ तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट हाफ का तो इधर से आ ही गया, सेकंड हाफ में क्या हुआ, नीचे से आ गया, फिर थर्ड हाफ में इधर से आ गया, फिर फोर्थ हाफ में इधर से आ गया, फिर फिफ्थ हाफ में इधर से आ गया। इस तरीके से लोड के अंदर हमेशा करंट एक ही डायरेक्शन में जाता रहा, है ना। हाँ लोड का मतलब आपका बल्ब, बैटरी, जिसको बैटरी को चार्ज करे तो आपको डायरेक्ट करंट चाहिए ना, तो उसमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है बेटा। आगे बढ़े, तो ऐसा समझ लो, अब ज्यादा ज्यादा क्लियर होगा शायद। ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, ये फोर्थ हाफ, समझ में आया। जैसे ब्लू वाला करंट इसी डायरेक्शन में, फिर रेड वाला करंट उसी डायरेक्शन में, फिर ब्लू वाला करंट इसी डायरेक्शन में, फिर रेड वाला करंट इसी डायरेक्शन में, है ना। हाँ सर। ओके। लेकिन क्या हमारा डीसी ऐसा होता है क्या, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो डीसी यूज करते हैं वो क्या वेरी करता रहता है क्या टाइम के साथ। ये हो गया डीसी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डीसी का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि करंट कांस्टेंट हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साथ में पैरेलल में कैपेसिटर फिल्टर लगाया जाता है। हालांकि ये कैपेसिटर फिल्टर वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बस यहीं पे शॉर्ट में एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया। इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, जब अ, जब करंट करंट मैक्सिमम कब था, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था, है ना। हाँ सर। जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे चार्ज भी आ गया होगा कैपेसिटर के ऊपर, इधर प्लस क्यू चार्ज, इधर माइनस क्यू चार्ज, राइट राइट। उसके बाद जब ये करंट ड्रॉप हुआ होगा तो इसके ऊपर चार्ज भी घटना चाहिए। तो चार्ज कैसे जाएगा, चार्ज यहां से फ्लो होके ऐसे 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 चला जाएगा। समझ में आई बात। इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्ज चला जाएगा, राइट। तो जब बैटरी के थ्रू या जब रेक्टिफायर वाला करंट जब डिक्रीज होगा तो ये येलो करंट ऐड हो जाएगा। जब ब्लू करंट डिक्रीज होगा तो येलो करंट साथ में ऐड हो जाएगा। फिर रेड करंट बढ़ने के साथ साथ ओवरऑल करंट बढ़ जाएगा। फिर जब रेड करंट घटेगा तो फिर से येलो करंट बीच में आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आई बात। तो आपका जो ओवरऑल करंट है वो कैसा दिखेगा, शुरुआत वाला छोड़ दो, उसके बाद शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया ना, ऐसा दिखेगा ना करंट, हाँ या ना। आप इसको देखो, ऐसा दिखेगा। ठीक है, नीचे गलत बना दिया मैंने।
समझ में आ रही बात? तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आप इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा रखोगे, R इंटू सी ज्यादा रखोगे, तो ये देर से डीके करेगा, तो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आरसी रखोगे उतना ज्यादा कांस्टेंट ये करंट होता जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, एक और उपाय क्या है, यहां पर लोड के साथ कैपेसिटर को पैरेलल में लगाने की बजाय आप इंडक्टर को सीरीज में लगा दो। इंस्टेड ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, इंडक्टर इन सीरीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड। टू स्मूदन द कर्व। समझ में आई बात? हाँ या ना? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो, फुल वेव रेक्टिफायर का ये तो एक सर्किट हुआ, एक और सर्किट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर ही है वो, लेकिन थोड़ा सा सर्किट का दिखने का तरीका, सर्किट दिखता अलग तरीके से। इसमें क्या है, आपको ट्रांसफार्मर वगैरह लगाना पड़ेगा, बिना ट्रांसफार्मर के बनाना हो तो उसके लिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। ये कैसा दिखता है? तो बताइए, इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो कर सकता है क्या? डायग्राम बड़ा अच्छा नहीं बना, आप थोड़ा सा काइट जैसा बनाइएगा, उतना अच्छा बना नहीं पाया मैं सर्किट डायग्राम। मतलब सुंदर नहीं बना पाया, डायग्राम तो सही है, सुंदर नहीं बना, सिमेट्रिक नहीं बना मुझसे। इसमें से कभी भी कोई करंट फ्लो कर पाएगा क्या? अगर करंट इधर जाना चाहेगा तो इधर से नहीं आ सकता, इधर से जाएगा, इधर जाएगा तो ये रोक देगा, है ना? इधर से करंट जाएगा तो ये रोक देगा, इधर से करंट आएगा तो ये रोक देगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये तो सर एकदम करंट फ्लो नहीं करने देगा, ये रेक्टिफायर कैसे हो गया? क्योंकि बेटा यहां पर आपका जो लोड है, वो लोड आपने कनेक्ट किया ऐसे। सर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ बेटा कि जब इधर प्लस है इधर माइनस है, तो करंट आया ऐसे, टिकीर टिकीर टिकीर, इधर नहीं आ सकता, टिकीर इधर नहीं आ सकता, टक टक। समझ में आई बात? हाँ या ना? और जब इधर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इधर पोटेंशियल कम हो गया, तो करंट आया ऐसे, टक। इधर जा नहीं सकता, यहां सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। समझ में आई बात? अल्टीमेटली लोड में करंट हमेशा सेम डायरेक्शन जा रहा है, यही चाहिए ना। बैटरी यहां लगा दो, चार्ज हो जाएगी, राइट? हाँ सर। तो ये हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। नाउ दिस इज अगेन नॉट इन सिलेबस, बट नॉट इन बोर्ड सिलेबस।
बट अगर आ जाए जेई मेन वगैरह में तो यूज कर लेना भाई, है ना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आगे बढ़े। ओके, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने आपको दो ब्रेकडाउन बताए थे ना, कौन कौन से थे? जेनर और एवलांच, याद है? एवलांच कब था? जब आपका, अच्छा जेनर में क्या था? हाई डोपिंग थी, और एवलांच में क्या था? लो डोपिंग थी। लो डोपिंग होगी तभी तो आपका ब्रिज वो डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके दूसरे इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा, तब तो जाके एवलांच बोलोगे उसे। और जेनर में क्या हुआ कि डोपिंग बहुत ज्यादा है, वेट्स इतना कम है कि थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एटम के अंदर से खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करवाया। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन बताया था, ये अंदर हो रहा है इसलिए इंटरनल फील्ड एमिशन, है ना? समझ में आई बात? हाँ सर। आगे बढ़े फिर। फील्ड एमिशन मैंने पता कहां पढ़ाया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या क्या हो सकता है? उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कैसे भी निकाल लो, फ्रिक्शन से निकाल लो, दूसरे चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाके निकाल लो, आप इंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हो। और क्या बताया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मायोनिक इफेक्ट, और थर्मायोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो उससे भी चार्ज निकल सकता है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो हम लोग, मैंने क्यों यहां पे ब्रेकडाउन का नाम लिया? क्योंकि मैं यहां पर जेनर डायोड के बारे में बात करना चाहता हूं। जेनर डायोड कैसा डायोड होता है? इट्स अ स्पेशल डायोड designed to operate in reverse breakdown कंडीशन। समझ में आई बात? ये स्पेशल डायोड है जो उसको हमने डिजाइन इसलिए किया है कि जब रिवर्स ब्रेकडाउन हो उसी में ये काम ऑपरेट करे, मतलब उस सिचुएशन में खराब ना हो, जले नहीं, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ये क्या है? दिस इज, क्योंकि यहां पे जेनर डायोड है, नाम से पता चल रहा है जेनर ब्रेकडाउन होगा। जेनर ब्रेकडाउन होगा तो कैसा होना चाहिए? हाईली डोप्ड होना चाहिए, राइट? है ना? जिसका यूज क्या है? तो जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। हम लोग एक का एक यूज पढ़ने वाले हैं, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है? ये क्या कहता है? लेट से आपको कभी ऐसा चाहिए कि आपके डिवाइस पे एक जो वोल्टेज है कभी लिमिट से ज्यादा ना हो, एक लिमिट के अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस आपके डिवाइस के ऊपर आए। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो आप? अगर आप चाहते हो कि एक लिमिट के अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस आए आपके डिवाइस के ऊपर, तो क्या कर सकते हो? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे यार लेट से ये आपके सोर्स से कोई पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका सोर्स, चलो यहां पे आपने सोर्स लगा रखा है। आप एक काम करो, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है? ये आपका लोड है। आप चाहते हो लोड के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट ना आए, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ना आए, तो आप इसके पैरेलल में लगा दो एक जेनर डायोड। अच्छा, जेनर डायोड का सिंबल भी स्पेशल है, ये है ना, इसके बगल में एक Z लिखो, जो लाइन था ना उसकी जगह Z बनाओ, तो क्या बन जाएगा? जेनर डायोड बन जाएगा। ओके,
सिंबल बदल गया, ठीक है। अब जेनर डायोड को यहां पे लगा दो कुछ ऐसे, यहां पे हमेशा प्लस है, यहां माइनस है, तो करंट कैसे जाएगा? तो सर करंट जाएगा ऐसे, है ना, इस तरीके से जा रहा होगा। ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया ना, इसको रिवर्स बायस में लगाना होगा। ठीक है, अभी क्या है, बस ये रिवर्स बायस है। इसका अगर रिवर्स बायस का ग्राफ बनाए तो रिवर्स बायस का ग्राफ कैसा होता है? कितना ही पोटेंशियल लगा लो, करंट आएगा ही नहीं, 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 आएगा ही नहीं। एकदम से एक पर्टिकुलर लेवल होगा जहां पे खच करके टूट जाएगा, ये जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, ये आई है, ये वी है, यहां पे क्या है, कितना भी करंट हो जाए पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मतलब इस पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर क्रॉस कभी आ ही नहीं सकता। तो मान लेते हैं यहां पर इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल जो है वो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ये लेट से 3 वोल्ट है। अगर आपने यहां से 4 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो इसके क्रॉस तो सिर्फ 3 ही वोल्ट आ सकता है। 1 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा, इसके क्रॉस 3 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में है। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ या ना? जेनर डायोड कैसे वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेट कर सकता है, समझ में आ रहा है? खुद से सोचो इस सर्किट के बारे में। देखो, एक्चुअली आप यूं समझ लीजिए, यहां पर इसके क्रॉस ये आपका V इनपुट है, और यहां पर जो जेनर डायोड के क्रॉस आ रहा है ये आपका V आउटपुट है, राइट। अगर आप V इनपुट वर्सेस V आउटपुट का ग्राफ बनाओगे, ये रहा V आउट, ये रहा V इन, तो जैसे जैसे V इनपुट बढ़ाओगे V आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि जेनर डायोड से कोई करंट जा नहीं रहा, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V आउटपुट V इनपुट के। लेकिन जैसे ही जेनर डायोड ब्रेकडाउन में आ गया, उसके बाद आपका V आउटपुट चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेनर डायोड में के अंदर अगर एक बार ब्रेकडाउन हो गया, आप कितना भी पोटेंशियल कितना भी करंट फ्लो करा दो, उसमें आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल जाएगा कहां पे? इस रेजिस्टेंस R में, इसलिए इस रेजिस्टेंस को लगाने की जरूरत है। अदरवाइज यहां पे रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो सब कुछ जल जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल यहां पे आने वाला था, जो यहां पर इससे जो ज्यादा पोटेंशियल है वो कहां आएगा? इस रेजिस्टेंस में आएगा ना। मान लेते हैं आपका जेनर डायोड सिर्फ 5 वोल्ट लेता है और आपने यहाँ पे 100 वोल्ट लगा दिया, तो 95 वोल्ट यहां आएगा, तब ना 5 वोल्ट यहां आएगा। हाँ सर। अगर ये नहीं लगाओगे तो इसके अक्रॉस 100 वोल्ट आ ही गया है, जेनर डायोड भी जलेगा, लोड रेजिस्टेंस भी जलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, राइट। नहीं तो बैटरी जल जाएगी, कुछ ना कुछ तो जलेगा ही जलेगा। इसलिए हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना होगा जो एक्स्ट्रा वोल्टेज को सह सके, ठीक है, एक्स्ट्रा वोल्टेज को अपने ऊपर ले ले, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। क्लियर है ना अभी तक? आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था मैं बहुत कंफ्यूज था सर कि ऐसे जेनर डायोड बनता है या ऐसे बनता है, कैसे ही बना दो जेनर ही कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आई बात? जो फालतू की चीजें जो डाउट आती है ना दिमाग में, उसके लिए बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा फिर।
हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फोटो फोटो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन या पीएन जंक्शन डिवाइसेस। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को मिला के हम लोग खेलेंगे कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग अलग काम करेंगे। ओके बेटा, इसको शॉर्ट में फोटोनिक भी कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक को फोटोनिक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज है हमारे पास फोटो डायोड्स। क्या है? फोटो डायोड्स। अब ये फोटो डायोड्स क्या होते हैं? देखो, इसका सिंबल होता है वैसे ही आप डायोड बनाइए, और इसके ऊपर कुछ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवा दीजिए। ठीक है, इनका ये क्या करते हैं, व्हेन light falls on these devices, on this diode, a current starts to flow. इसका सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्पस क्या हो सकता है? सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्पस क्या हो सकता है बताइए तो जरा। लाइट गिरी, करंट फ्लो किया, क्या कर सकते हो इससे? सर लाइट डिटेक्टर बना सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। लाइट को डिटेक्ट करने वाली चीज बना सकते हैं, राइट। इनफैक्ट, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। अभी इसी साल की शुरुआत में, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन से जस्ट पहले हम लोगों ने क्लास 8th के स्टूडेंट से बनवाया था क्लास के अंदर ये। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, लाइट, अगर डायोड हो तो उससे लाइट डिटेक्टर बनाना बहुत आसान है, ठीक है बेटा। हालांकि उसमें डायोड से नहीं बनाया था हमने, कुछ कुछ और भी चीज लगाई थी, बट आओ ना होगा समझो। और ऐसे तो बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं, ये एक यूज बताया हमने। लाइट को किसी से डिटेक्ट करके कुछ भी करना हो तो आप फोटो डायोड यूज कर सकते हो, राइट। इस पे लाइट गिरती है, करंट फ्लो करता है। अब मुझे बताओ, लाइट गिरने से क्या ऐसा हो सकता है, इस जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें लाइट क्या कर सकती है? हमने इस चैप्टर की शुरुआत से अभी तक जो भी पढ़ा उसमें लाइट क्या कर सकती है, बताइए जरा। डायोड के ऊपर लाइट गिर के क्या कर सकती है? सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट गिर के क्या कर सकती है, बताइए। इसके अंदर क्या हो रहा है ना, आप खुद बता सकते हो, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप खुद से बताते चले जाओगे। लाइट क्या कर सकती है? लाइट अगर आके सेमीकंडक्टर के ऊपर गिरे तो क्या कर सकती है? ड्रिफ्ट करंट को बढ़ा देगा। हाँ ड्रिफ्ट करंट को बढ़ा देगा। यार, ये कहां से आ गया सीधे यार, बेसिक बताओ ना। इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनाए। इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनाएगी, राइट। क्या बनाएगी? लाइट गिरेगा, लाइट से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, है ना। एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, राइट। अब हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करे, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल मूव करने चाहिए। कब? जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने तो इलेक्ट्रॉन और होल मूव करने चाहिए। ऐसा कब होता है? कहां कहां पर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन होल जैसे ही बने वैसे ही करंट फ्लो कर गया? ड्रिफ्ट करंट में होता है ना। ड्रिफ्ट करंट में होता है ना भाई। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहां पे चाहिए आपको? एट जंक्शन, या फिर जंक्शन से बेटर टर्म क्या है वहां पे?
डिप्लीशन रीजन, तो हम चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने कहां पर, डिप्लीशन रीजन में, जिससे कि क्या बन जाए, ड्रिफ्ट करंट बन जाए। ठीक है, तो आप चाहते हो लाइट इलेक्ट्रॉन होल सॉरी लाइट जाके डिप्लीशन रीजन में गिरे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिप्लीशन रीजन में बने, इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिप्लीशन रीजन बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, या बैरियर पोटेंशियल बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, क्या चीज मायने रखेगा, डिप्लीशन रीजन का साइज या बैरियर पोटेंशियल? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल मायने रखेगा। भैया आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब भी बनाओगे करंट तो आ ही जाएगा ना। हाँ सर। तो जितनी ज्यादा लाइट उस एरिया में गिर पाए उतना जरूर उतना अच्छा है। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या, एरिया बड़ा कर दो, है ना। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर एट डिप्लीशन रीजन, तो इसको आपको चाहिए लाइट ज्यादा आके गिरे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, इसके लिए आपको चाहिए लार्जर डिप्लीशन रीजन। लार्जर डिप्लीशन रीजन कब बनता है, डिप्लीशन रीजन का साइज क्या डिसाइड करता है, डोपिंग, ज्यादा डोपिंग तो हाँ सर। लार्जर डिप्लीशन रीजन मतलब कि लार्जर डोपिंग, स्मॉलर डोपिंग। स्मॉलर डोपिंग, तो स्मॉलर डोपिंग, यार इसको क्या कहते हैं, लाइटली डोप्ड, क्या कहते हैं, लाइटली डोप्ड। तो हमें कैसा फोटो डायोड, कैसा डायोड चाहिए, लाइटली डोप्ड, जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग में हो, जिससे कि लाइट जाके डिप्लीशन रीजन के ऊपर गिर सके, राइट है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ड्रिफ्ट करंट कैसा करंट होता है, फॉरवर्ड करंट होता है कि रिवर्स करंट होता है, बोलो। रिवर्स। रिवर्स में आता है ना ये, तो मतलब हमें रिवर्स करंट चाहिए। तो रिवर्स करंट के लिए आप बायसिंग कैसे करोगे, फॉरवर्ड बायसिंग करोगे कि रिवर्स बायसिंग करोगे, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग करोगे, है ना, समझ में आई बात। अब अगर रिवर्स बायसिंग पहले से है तो इवन व्हेन देयर, अच्छा अब रिवर्स बायसिंग कितने करने चाहोगे आप, ब्रेकडाउन से ज्यादा या ब्रेकडाउन से कम, ब्रेकडाउन से कम। स्लाइटली लेस, जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़िया, क्योंकि ज्यादा बायसिंग करने से क्या है, डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो जाता है ना। लेकिन फिर भी ब्रेकडाउन से तो कम ही करना पड़ेगा, स्लाइटली लोअर देन ब्रेकडाउन पोटेंशियल, है ना। और जब रिवर्स बायसिंग है तो एक चीज मुझे बताइए कि सम करंट विल बी देयर इन एब्सेंस ऑफ लाइट एज वेल, है ना, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना, जब लाइट नहीं भी होगी तब भी कुछ तो करंट आएगा, रिवर्स बायसिंग है तो, बायसिंग है ना, तो फॉरवर्ड हो जाए रिवर्स हो, कुछ ना कुछ करंट तो आएगा ही ना, स्मॉल सही। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड डार्क करंट। अब ये डार्क करंट नाम कोई हॉलीवुड मूवी का डायरेक्टर सुन लेगा तो इसी पे कोई मूवी बना देगा, राइट, डार्क नाम से, जैसे डार्क मैटर पे पूट पटांग मूवीज बनती रहती हैं, जैसे डार्क मैटर पता नहीं क्या है, डार्क का मतलब वो लोग, डार्क मैटर फिजिक्स साइंस का या फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको देखकर वो लोग डार्क मैटर मतलब कोई वो मतलब भयंकर मैटर होगा, कोई मतलब निगेटिव मैटर होगा, कोई मतलब डार्क पावर होगी, उस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। बस उसी तरीके का नाम है यहाँ पे डार्क करंट, क्यों, क्योंकि अंधेरे में भी इतना करंट तो रहेगा ही, बट वो करंट बहुत छोटा है, वो हम उसमें हमारा अलार्म नहीं बज रहा, ठीक है। जैसी करंट
इससे एक लिमिट से ज्यादा होगा, वैसे ही क्या होगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। यही चीज हमने किया था, हमने आप समझ लो हम बना सकते हैं, अगर हम मान लीजिए फायर डिटेक्टर बनाना है, फायर अलार्म बनाना है, तो फायर को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, जब भी आग लगती है क्या क्या होता है, आग के साथ में क्या क्या इफेक्ट आते हैं। एक होता है स्मोक, है ना, एक होता है आपका लाइट, एक होता है हीट। तो इन्हीं चीजों को डिटेक्ट करके आप बता सकते हो फायर है कि नहीं है, हाँ या ना। हाँ सर। बेस्ट तरीका है स्मोक डिटेक्ट करो, उसके लिए वो भी है, उसके फंडे दूसरे हैं, ठीक है। वो भी देखा जाए तो इस फोटो डायोड से किया जा सकता है। कैसे, आप यहां पे लगातार एक लेजर लाइट मारते रहिए, तो उससे लगातार करंट फ्लो करता रहेगा। स्मोक आया, लेजर लाइट रुक गई, करंट कम हुआ तो अलार्म बज गया। समझ में आई बात, हाँ या ना, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, ये फोटो डायोड ध्यान रहेगा ना, इसमें कुछ भी पूछा जाएगा बता दोगे ना कि भैया हाईली डोप्ड होगा कि लो, कि लाइट डोपिंग होगी, हाई डोपिंग होगी, मतलब हेवी डोपिंग होगी, लाइट डोपिंग होगी, डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा, छोटा होगा, ड्रिफ्ट करंट आएगा, रिवर्स करंट आएगा, डार्क करंट क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें बता दोगे कि नहीं बता दोगे। हाँ सर। अच्छा, इसका यूज क्या क्या होता है। एक तो लाइट डिटेक्टर का मतलब एक और काम हो सकता है, यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल भी हो सकता है। करंट, मान लीजिए लाइट आपका, आप लाइट के थ्रू सिग्नल भेजना चाह रहे हो, कभी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो घटाते हो, उससे आपको मीनिंग भेजना चाहते हो, तो ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए फोटो डायोड यूज होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं। हाँ सर। आपका टीवी के रिमोट में जब आपने क्या होगा, जब आप बटन दबाओगे तो उससे एक लाइट निकलेगी इंफ्रारेड, वो इंफ्रारेड लाइट जाएगी टीवी में, टीवी डिटेक्ट करेगा उस लाइट को, वहां डिटेक्ट करने के लिए क्या लगा होगा, फोटो डायोड लगा होगा। हम्म, समझ में आई बात, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। आपको मान लीजिए पंखे, आपके पंखे की एंगुलर वेलोसिटी मेजर करनी है, फैन की, तो ये फैन है, ये घूम रहा है गोल गोल, आपने क्या किया, इसके पीछे छत पे आपने एक फोटो डायोड लगा दिया, नीचे से एक लेजर लगा दिया, जैसे जैसे पंखा घूमेगा, जब बार बार वो लेजर को कट करेगा, तो कितनी बार लाइट आ रही है कितनी बार लाइट नहीं जा रही है डिटेक्ट कर लेगा, है ना। तो ये काउंट कर लेगा कि एक बार लाइट आई, दो बार लाइट आई, तीन बार लाइट आई, चार बार लाइट आई, पांच बार लाइट आई। अगर इसने बोला 360 बार लाइट आई, मतलब आपका पंखा 120 बार घूमा, क्योंकि एक बार घूमने में 3 बार लाइट आएगी जाएगी, है ना, हाँ या ना। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, काउंटिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिकल आप नोट गिनने की मशीन बना सकते हो इससे, है ना। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपना फोटो डायोड्स हो गया, है ना, कॉपी कर चुके हो सबको ही? चलो, तो फोटो डायोड ने क्या किया, जब इसके ऊपर लाइट गिरी, जब इसके ऊपर लाइट गिरी तो इसने आपका करंट इसके अंदर फ्लो किया, है ना। समझ में आई बात। अब बात करते हैं उल्टा, हम करंट फ्लो कराएंगे और लाइट निकालेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, खुद ही बता दीजिए, तो क्या बोलेंगे। लाइट एमिट होगी जब करंट गिरेगा, तो लाइट एमिटिंग डायोड्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे। शॉर्ट में एलईडी, नाम तो सुना ही होगा, सुना है। हाँ हाँ सर। सर। अब आपको ये चैप्टर पढ़ के रियलाइज हो रहा होगा कि आपने पूरे साल जो
पढ़ा है वो टाइम पास नहीं था, हाँ या ना? लाइट में एनर्जी होती है, लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है, ये सब कुछ टाइम पास नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार्ज हाँ कैसे सर। काम करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सबका यूज होना शुरू हो गया ना प्रैक्टिकल लाइफ में। वो लोगों को पढ़ते वक्त क्या रियलाइज नहीं होता कि यार ये सब पढ़ा तो रहे हो सर, कहाँ जीवन में यूज होगा। आप समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ यूज होता है ये? तो लाइट इमिटिंग डायोड्स, इसका सिंबल कैसा होगा खुद बता दीजिए। उस पर लाइट आके गिरी थी, इससे लाइट निकाल दो। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वहां पे लाइट अपन लोगों ने ऐसे गिराया था, यहां हम लोग लाइट स्ट्रेट निकालते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो लाइट बाहर निकलती है ना, वो ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक होती है, ठीक है? अब यार मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भैया ऐसा क्या हो गया कि उसके अंदर से लाइट निकलना शुरू हो जाए। लाइट गिरी थी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए थे, अब ऐसा क्या हुआ कि अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाए, लाइट निकलना शुरू हो जाए? बताओ तो जरा। बताइए, कुछ तो अंदाजा लगाइए। क्या हो रहा होगा ऐसा? कुछ तो बोल दो भाई। समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा भाई, लाइट लेकर अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे तो इसका उल्टा प्रोसेस भी तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? हम्म लाइट एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए, है ना? हाँ या ना? तो उसका उल्टा हाँ प्रोसेस सर। पॉसिबल है कि नहीं है? कैसे? सर जब इलेक्ट्रॉन जाके गड्ढे में गिरा तो कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, हाँ या ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला गया, राइट? लाइट कब एमिट होगी? अच्छा, आपका फोटो डायोड कौन से बायसिंग में काम ऑपरेट कर रहा है? रिवर्स बायसिंग में, है ना? ये तो क्लियर है ना अपन को? हाँ सर। अच्छा, तो ये बताओ एलईडी में क्या होगा, लाइट कब एमिट होगी? लाइट इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन। क्यों? आपका इलेक्ट्रॉन जो कि अभी कंडक्शन बैंड में है, वो गिर के चला जाएगा वैलेंस बैंड में, है ना? हाँ या ना? तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ईजी रिलीज होगा। ये जो ईजी है, गैप एनर्जी जो है, इज रिलीज्ड। इसीलिए क्या होता है, आपका जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर रेंज की ही है, इसलिए क्योंकि जो क्या बोला था मैं, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक पर्टिकुलर रेंज की, इसलिए जो वेवलेंथ एमिट होगी वो भी एक पर्टिकुलर रेंज में ही होगी। इसलिए जो लाइट बाहर निकलेगी वो कैसी होगी? ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक, राइट? यहां तक क्लियर है?
हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। यहां तक क्लियर है ना? चलो फिर, तो ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलेगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, आप इजीली जो अवेलेबल जो एलईडीज होती हैं वो रेड होती हैं, वो ब्लू होती हैं, वो ग्रीन होती हैं। व्हाइट एलईडीज नहीं आई, पहले व्हाइट एलईडीज नहीं आई। व्हाइट एलईडी पहले बनाई कैसे गई, तो 3 एलईडी एक साथ चिपका दी गई, रेड ब्लू और ग्रीन तीनों को एक साथ लगा दिया गया, तो ऑटोमेटिकली व्हाइट निकली। समझ में आई बात? तीनों का मिक्स होकर व्हाइट निकली, वो ट्रू व्हाइट नहीं था। ओके, क्लियर है बेटा? तो जब गैप एनर्जी रिलीज हुई तो ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट बाहर निकली, ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, पर ये होगा कब? मेन चीज क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कब होगा? रिकॉम्बिनेशन कब होता है बताइए तो जरा। जब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, Ne इंटू NH इज ग्रेटर देन Ni स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। Ne इंटू NH आपका अगर Ni स्क्वायर से बड़ा होगा तभी ना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। तो अगर ये Ni स्क्वायर से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इसको इक्विलिब्रियम को देखो, जब करंट फ्लो कर रहा था तो क्या हो रहा था? एक तरफ का इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहा था, एक तरफ का होल दूसरी तरफ जा रहा था, यही हो रहा था ना? मतलब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये आपका n साइड है, ये p साइड है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, होल इधर आ रहा था, या उल्टा भी हो रहा था, दोनों काम हो रहे थे, राइट? लेकिन इससे क्या होता था कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर चेंज नहीं हो रहे थे, पर उनका प्रोडक्ट चेंज हो रहा था। अब सोचिए, पी साइड के बारे में सोचते हैं। पी साइड में आपके लेट से 1000 होल है और 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या लगता है इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा? जब इधर से होल इधर आए तब रिकॉम्बिनेशन होगा, या इधर से इलेक्ट्रॉन? मतलब दो ऑप्शंस आपके पास, होल इधर जाए या फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाए। रिकॉम्बिनेशन किस केस में होगा? होल वाले केस में कि इलेक्ट्रॉन वाले केस में? इलेक्ट्रॉन वाले केस। इलेक्ट्रॉन वाले केस में रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना? मतलब आप चाहते हो कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है? और यहां पर क्या है? 1000 इलेक्ट्रॉन था और 1 होल था। यहां पर क्या चाहते हो? होल आए या इलेक्ट्रॉन आए? होल। होल आए, है ना? क्यों? क्योंकि यार अगर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तो क्या फर्क पड़ा? 1000, पहले प्रोडक्ट 1000 था, अब 1001 हो गया। लेकिन अगर आप यहां होल बढ़ा दोगे तो पहले प्रोडक्ट 1000 था, अब 2000 हो गया, राइट? समझ में आई बात? तो फॉर इंक्रीजिंग रिकॉम्बिनेशन, concentration of क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स should be increased, that is electrons from N to P and holes from P to N, है ना? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, टर्म ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, राइट?
हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो हम चाहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़े। इसके लिए ये जब मतलब इलेक्ट्रॉन आपका अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, होल इधर जा रहा है, ये कौन सा करंट है, फॉरवर्ड की रिवर्स? रिवर्स। बक अबे ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट है ना ये, है ना? सर एन का पोटेंशियल पी से ज्यादा रहता है ना? आप ऐसा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहा है, मतलब आपका बैटरी कैसा लगा होगा, ऐसा लगेगा। कैसी बाइसिंग है, फॉरवर्ड की रिवर्स बाइसिंग? फॉरवर्ड। समझ में आई बात? ऐसे भी देखो यार, ये कौन सा करंट जा रहा है, डिफ्यूजन करंट हो रहा है ना, ये डिफ्यूजन करंट बढ़ाया ना आपने, मतलब कि फॉरवर्ड बायसिंग चाहिए। ठीक है, अच्छा रिकॉम्बिनेशन करवाना है, मतलब आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन जितना कम उतना अच्छा है, हाँ या ना? फॉर फास्टर रिकॉम्बिनेशन, इनिशियल मतलब आने वाला नहीं, एक्सचेंज वाला नहीं, जो इनिशियली होल्स जितने कम हो उतना जल्दी, मतलब यहां पे अगर एक होल है उसमें एक होल और ऐड कर दिया तो सीधे डबल हो गया, राइट? है ना? ऐसा हाँ समझ लो, सर। एक बार था 1000 इलेक्ट्रॉन एक होल, दूसरी बार था 500 इलेक्ट्रॉन और दो होल, दोनों केस में Ne इंटू NH बराबर है ना? आप मुझे बताइए, इसमें एक होल आता है और इसमें एक होल आता है, किस केस में रिकॉम्बिनेशन फास्टर होगा, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला में, क्योंकि यहां Ne इंटू NH कितना हो गया, 2000 हो गया, 1000 से बढ़कर यहां कितना हुआ, 1500 हुआ। तो इस केस में ज्यादा असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो फास्टर रिकॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर फास्टर रिकॉम्बिनेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी इज लो, मतलब कि मेजोरिटी की ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज वी नीड हाई डोपिंग। समझ में आई बात? तो एलईडी क्या होते हैं, हाईली डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। समझ में आई बात? एलईडी क्या हो गए, या तो सीधे ये याद रख लो, हाईली डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, और समझने के लिए ये कहानी है, समझना एटलीस्ट आधा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कहानी तो पता होनी चाहिए, है ना? समझ में आया अभी तक कि नहीं आया समझ में, एलईडी कैसे काम करता है? और इसमें तो इंटरेस्ट आना चाहिए ना कि भाई एलईडी तो देखते हैं कैसे वर्क करता है, पता तो होना चाहिए, राइट? हाँ सर। हाँ सर। चलो फिर इसको कॉपी कर लो। आपको एक बात बताऊं, व्हाइट एलईडी बनाने के लिए जिस भी साइंटिस्ट ने बनाया था, साइंटिस्ट का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको नोबेल प्राइज मिला था, और रिसेंटली मिला, 1990s में मिला है। आपको 1990s की फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, आपको 1920s 30s मैक्सिमम 40s 50s की पढ़ाई जाती है। उसके बाद क्या हुआ, फिजिक्स में क्लास 12 में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, और वो भी 50s तक भी की भी पूरी नहीं पढ़ाई जाती, आधी अधूरी पढ़ाई जाती है। क्योंकि 50 से पहले आपका सब आ चुका था, आइंस्टीन आके सब बर्बाद कर चुका था, राइट? ट्वेंटीज 30s में ही बर्बादी कर दी थी उसने। कुछ बचा इसके आगे? हाँ, अच्छा, तो
एलईडी का जो लाइट होगा उसका कलर कौन डिसाइड करेगा? कलर कौन डिसाइड करेगा? इजी। ईजी डिसाइड करेगा, वेरी गुड। और मुझे बताइए फिर, रेड, एक ब्लू एलईडी है, एक रेड एलईडी है, किसका ईजी बड़ा है, किसका ईजी छोटा है? ब्लू का बड़ा। ब्लू का बड़ा है ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी है ब्लू के पास। ओके, एकदम बेसिक बेसिक चीजें समझ में आती है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ सर। अच्छा, अब बात है एलईडी के फायदे और नुकसान, या फायदे नुकसान तो क्या ही है, फायदे ही फायदे हैं। क्या फायदा है? सबसे पहला, भैया बहुत कम वोल्टेज पे काम कर जाता है, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है, मतलब आप टॉर्च में यूज कर सकते हो, है ना? है ना? हाँ सर। छोटी सी बैटरी से भी काम कर जाता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है। पावर मतलब एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक है, राइट? मोनोक्रोमेटिक है इसलिए एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, क्यों? आपकी सारी की सारी एनर्जी जो निकल रही है विजिबल रेंज में निकल रही है, आलतू फालतू हीट में निकल ही नहीं रहा, कुछ ना, कुछ इंफ्रारेड है ना कोई अल्ट्रा वायलेट है, जो काम की एनर्जी वही निकली, बाकी सब जीरो। अच्छी चीज है कि खराब चीज है ये? बोलो। अच्छा सर। अच्छा है। अगला, फास्ट एक्शन, मतलब ट्यूबलाइट नहीं है, ऑन किया जल जाता है, खत्म, मतलब ऑन किया लाइट आना शुरू हो जाती है, वो ट्यूबलाइट का पटपट पटपट नहीं करता है, ये भी अच्छी चीज है। हम्म और बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं है, सिंपल डिवाइस है, इसलिए खराब जल्दी नहीं होता, है ना? ये भी अच्छी चीज है। समझ में आई बात? फायदे समझ में आए? अब देखो, रिमोट में लगा दो एलईडी, टीवी में लगा दो फोटो डायोड, काम करेगा कि नहीं करेगा रिमोट? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। आपका घर में चोरी होने वाली है, चोरी होने वाली नहीं, मान लो घर में आपको डर लग रहा है चोर ना आ जाए, तो आपने लगा दिया बर्गलर अलार्म। कैसे लगाया? एक तरफ एलईडी जिससे लाइट निकल रही है, दूसरी तरफ लगा दिया आपका फोटो डायोड, लाइट इधर से आती है, फोटो डायोड में टकराती है और लगातार कुछ करंट फ्लो करता रहता है, ठीक है? चोर आया, वो उस लाइट के बीच में आ गया, लाइट आना बंद, करंट बंद, अलार्म चालू, बन गया चोर का अलार्म। रिमोट बता ही दिया, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बता ही दिया, राइट? है ना? इसके अलावा इमेज की स्कैनिंग वगैरह में भी यूज होता है, आपके कैलकुलेटर्स में यूज होता है। कैलकुलेटर में जो भी आपके नंबर्स लिखे होते हैं वो एलईडी से, मतलब वो एलईडी से नहीं होते, पूरा स्क्रीन एलईडी होता है, बीच में कुछ वो होता है, क्या नाम है उसको, अरे यार, कौन सा लिक्विड होता है ना जो आपके, अच्छा नहीं, वो तो अलग चीज हो गई, तो एलसीडी वाला हो गया। एलईडी में क्या है आपका, आप जो कैलकुलेटर में एलईडी लगा सकते हैं, लाइट ऑन हो जाएगी वहां वहां पे जहां जब जो आप बटन दबाओगे वहां पर, राइट? डिस्प्ले करने के लिए एलईडी का यूज हो सकता है, छोटा मोटा डिस्प्ले के लिए, है ना? कोई दिक्कत है इसमें एलईडी में? इजी है ना? हाँ सर। आपका ये जो 7 सेगमेंट का जो एलईडी वो डिजिट्स होते हैं ये वाले, कितने, 7 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ही तो है। इसमें से कुछ ऑन हो जाता है तो अलग अलग डिजिट बन जाते हैं, 1 से लेकर 10 तक सब बना सकते हो, 0 से लेकर 9 तक सब कुछ बना सकते हो इसमें, है ना? तो वो सब क्या है, एलईडी से बनाते हैं हम लोग, राइट? ओके, तो आपका फोटो डायोड भी हो गया, एलईडी भी हो गया। अब बचा है इस फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लास्ट टॉपिक है सोलर सेल। सोलर सेल का क्या काम है? हम्म बोलिए।
जी सोर्स के लिए इस्तेमाल। लाइट उस पर गिरे तो करंट निकले, यही काम है ना, है ना, यही ना काम है। तो इसका ऑपरेशन किसके जैसा होगा, फोटोडायोड के जैसा होगा कि एलईडी के जैसा होगा? फोटोडायोड। फोटोडायोड के जैसा होगा। तो सोलर सेल में क्या होता है, एक तरफ समझ लीजिए आपका पी साइड है, ये आपका पी साइड है, इसके नीचे आपने एन साइड लगा दिया, ठीक है, और इसके ऊपर लाइट गिरने दी। लाइट गिरेगी, करंट को निकालने के लिए कुछ डिवाइस तो चाहिए, और जो हर तरफ से करंट निकाल पाए इसके लिए आपने क्या किया, पूरा एरिया कवर किया इसका। ये आपका वायरिंग है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे, राइट। दिस इज योर इलेक्ट्रोड, ठीक है। और नीचे आपने कांटेक्ट के लिए क्या किया है, कुछ और लगा दिया है, एन साइड से कांटेक्ट करें। अच्छा, ऊपर पी साइड है, ये आपका एन साइड है, और नीचे कांटेक्ट के लिए आपने कोई और मटेरियल यूज कर लिया, ठीक है। यू मेक श्योर कि जो लाइट है वो आपके डिप्लीशन रीजन में जाके गिरे। समहाउ आप ऐसे बनाते डिजाइन करते हो कि लाइट जाके डिप्लीशन रीजन में जाके गिर पाए। बेसिकली आपको चाहिए यही चीज जो वहां चाहिए था, लाइट आके डिप्लीशन रीजन में गिरे, ठीक है। जब लाइट डिप्लीशन रीजन में गिरेगी, आप सीधे सीधे इसको एक लोड रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दोगे तो कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो करेगा ना, हाँ या ना। एक तरफ पी साइड है, एक तरफ एन साइड है, करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, पी से एन करेगा कि एन से पी करेगा। लाइट गिरी, क्या हुआ बताइए, जैसी लाइट इसके ऊपर आके गिरी क्या हुआ, अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, इलेक्ट्रॉन किधर गया, अंदर इलेक्ट्रॉन बना, होल बना, इलेक्ट्रॉन किधर गया, पी साइड के पे कि एन साइड पे, सर एन साइड। इलेक्ट्रॉन गया एन साइड पे, होल गया पी साइड पे, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। और इसमें आपका अगर मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसा बनता है, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनता है, एक यहां लगाइए, एक यहां लगाइए, आईवी कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहना चाहिए इसको। बेसिकली हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, या एक काम करो, यहां पे आपने एक अमीटर लगा दिया है और यहां पे आपने पोटेंशियोमीटर लगा दिया है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब ओपन सर्किट है, तो वी ओपन सर्किट है, ठीक है। और ये वो करंट है जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो ये क्या है, वी सॉरी आई शॉर्ट सर्किट, है ना बेटा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे यार ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब याद रखना है, ठीक है, कि जब करंट जीरो है उस वक्त जो पोटेंशियल रहेगा, करंट जीरो मतलब कि सर्किट बनाया ही नहीं है, तो ओपन सर्किट है ना। तो उस केस में जो यहां नहीं बोला, वही यही यहां पे पोटेंशियल लगा के गलत पे यहां लगेगा वोल्ट मीटर, ठीक है, सॉरी, है ना। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिना करंट के, उसको क्या बोलेंगे, वी ओपन सर्किट, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। और जब अगर मैं यहां पर जीरो रेजिस्टेंस लगा दूं लोड की जगह, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ नहीं सकता, है ना। अगर यहां कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट फ्लो करेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं।
तो बेसिकली शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने अपने सोलर सेल को, तो उसमें क्या हो जाएगा, आई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ होता है, ध्यान रखना है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार रीडिंग लगा लेना एक्सेलेरोमीटर से, कुछ खास थ्योरी में है नहीं। ठीक है, हो गया मतलब, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ाया गया आपको इसमें। ठीक है, फिर भी एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब देखो आपके एसएलओडा में एक और टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ओवर वैक्यूम डिवाइसेस, वो बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपका ये डायोड खत्म हो गया है, पीएन जंक्शन खत्म हो गया है। ओके, अब आपका एक ही टॉपिक बचा है इस पूरे चैप्टर में। एक पहले था ट्रांजिस्टर था, उसको सिलेबस से हटा दिया गया, आपके लास्ट ईयर हटा दिया गया था, इस साल की बात नहीं है, लास्ट ईयर हटा दिया गया था। ठीक है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा।